जी दोस्तों, रॉबी बेनीपाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਏਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ਗੁਨ। ਸ਼ਗੁਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MIQ 2014 ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਲਬਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਟ 2014। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਗੁਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, जी आया बोलता हूँ जी। थैंक यू अभी जी। दोस्तों, कोशिश करांगा हिंदी में बात करने की, और मुझे पता है कि आप हंसोगे मेरी हिंदी पे, मगर मसला ये है कि समझ आनी चाहिए जिसके साथ बात की जा रही है। उसके नेक्स्ट वाला स्टेप होता है जो इंग्लिश वाला, उस एरिया में जाने से मैं डरता हूँ, मुझे आपको सभी को पता है। तो बेस्ट हिंदी भाषा, आज हिंदी में बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। शगुन जी, सबसे पहले आपको वेलकम, जी आया, स्वागतम बोलते हैं प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जिसको हम बोलते हैं ज़िंदगी जिंदाबाद। थैंक यू रॉबी। अच्छा शगुन जी, ज़िंदगी जिंदाबाद है जो इसका मतलब ही है कि हाँ आप जिंदा दिली से जीते हो, और आपने जिंदा दिली से जीने की मिसाल भी दी, आपने अपना गोल अचीव किया। जो आपका एम था वो मिस इंडिया ग्लोबल यूनाइटेड बनने तक का था, या ये एक सीढ़ी है, गोल कुछ और है, एम कुछ और है? गोल या एम कुछ और ऐसे लाइफ में सोचा नहीं था जब पार्ट लिया था। जब पार्ट लिया था सिर्फ इसलिए लिया था कि मेलबर्न जब से आए तब से सिर्फ मेहनत ही की और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया। तो आई थॉट कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें थोड़ी सी लाइफ इंटरेस्टिंग हो, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ काम और घर के काम में जिंदगी निकल जाती है। तो जो पार्ट लिया था तो यही था कि दोस्त बने और लोगों को जाना हो, थोड़ा सा सोशल हो एंड थोड़ा सा मजा आए। एंड ऐसा था कुछ इवेंट में जो मेरा बचपन से मन था करने का, जो मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने सोचा अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, तो आई वाज लाइक अभी करना चाहिए। आगे के लिए एम्स एंड गोल्स अभी डिसाइड नहीं किए हैं, मैं जैसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी मैं उसी तरह से इसको लूंगी, बट अभी के लिए इतना काफी है जी। बिल्कुल। इस पूरे जो आप का ये इवेंट था, इसके साथ जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। उससे पहले आपके बचपन की कुछ बातें करते हैं। आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपका बचपन कैसा था, उसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को दो। जी जरूर। मैं पैदा नई दिल्ली में हुई थी, मैं वहाँ पे ही 10 साल रही। अभी मैं हरियाणा में हूँ। मेरा बचपन बहुत अच्छा था सबकी तरह, और बचपन कोई भी भूलना नहीं चाहता। मैंने काफी लाइफ एंजॉय की है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ काफी क्लोज हूँ, अपनी फैमिली काफी पर्सन हूँ। मैं फ्रेंड्स वगैरह में रहती हूँ बट कम, मैं फैमिली से ज्यादा क्लोज हूँ। तो मेरा पूरा बचपन दिल्ली में बीता है, तो इंडिया जैसी फील कहीं भी नहीं आती है। कब मन में आया कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए? मैंने अपने स्कूल करने के बाद मैंने एक इंडिया में कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसके बाद इंजीनियरिंग में, बट मुझे कुछ उतना मजा नहीं आया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर ट्राई करती हूँ एक बार। तो ऐसे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का ट्राई करो, तो मैं यहाँ आ गई, और उसके बाद से लाइफ बिल्कुल टर्न हो गई। ऑस्ट्रेलिया आने की वजह इनकम थी, पैसा था, अच्छी ज़िंदगी थी, अच्छा सिस्टम था, उसके पीछे कारण क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया आने का बस एक ही कारण था। मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने मेडिकल लिया था, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, बिकॉज मेडिकल में मेरा एडमिशन MBBS में नहीं हुआ था, डेंटिस्ट्री में हुआ था। डेंटिस्ट्री में करना नहीं चाहती थी, तो इंजीनियरिंग में मैं आई तो मेरे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैंने दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम दी एक बेटर कॉलेज में जाने के लिए। तो उसके बाद मैंने बस डिसाइड किया कि मेरे को कहीं और भी ट्राई करना चाहिए, इंडिया से बाहर शायद। एंड मैंने अपने पापा से पूछा है, मेरे पापा ने बिना कुछ
कारण कुछ भी मतलब उन्होंने प्रॉब्लम नहीं उठाई और उन्होंने बोला कि नहीं आप जा सकते हैं। तो इट वाज जस्ट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हो गया और समझ भी नहीं आया। शगन के नाम से हमने आपको बुलाया और यही नाम यहाँ पे जो अभी पब्लिक फिगर की तरह जो जाना जा रहा है, उसके अलावा आपका पूरा नाम जो पेरेंट्स ने दिया वो यही है या इसके अलावा कुछ और नाम है? जी नहीं, मेरा नाम शगुन बसीन ही है। मेरा घर का भी नाम है, घर का नाम मेरा चिंकी है, बट वैसे मेरा पूरा नाम शगुन बसीन है। चिंकी शब्द के साथ शरारत टाइप कुछ फीलिंग आती है? बचपन की कोई शरारत बहुत ज्यादा आती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। चिंकी तो बिल्कुल पूरा इंडिया वाला नाम है, घर में ऐसे ही निकनेम्स तो इंडिया में बहुत होते हैं, मेरा भी था। तो फैमिली में कितने लोग हैं आपके इंडिया? और जब बचपन की बात करें, हम उस दिनों की बात करनी चाहता हूँ, उस बचपन की शरारतों के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है 3 साल छोटा है, एंड मेरी बहन थी जो मेरी मासी की बेटी थी, बट वो हमारे पास ही रहती थी। एंड उसको मम्मी पापा ने शादी किया, तो वो भी मेरे बहुत बिल्कुल रियल बहन जैसी हैं, बहुत क्लोज हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। तो मेरी करंट फैमिली यही थी। एंड इससे पहले मेरे दादा दादी भी थे मेरी पूरी बचपन में, बट अभी वो नहीं है। तो मेरा पूरा फैमिली आई थिंक थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो जो फैमिली वाला होता है ना, पूरा दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन पूरा ऐसे बीता। ऐसा नहीं था कि मैं अकेली थी, तो पूरा बचपन वही था। बचपन की ऐसी बात जिसको याद करके हंस लेते हो, अपने आप में बहुत खुश होते हो? खुश तो पता नहीं, बट हाँ कुछ बातें सोच के मुंह पे स्माइल आती है। जब मैं छोटी थी तो मैं पढ़ती थी, बट हिंदी में मेरे एक बारी नंबर बहुत कम आए थे। तो मेरी मम्मा 20 में से शायद 12 नंबर आए थे, और मेरी मम्मा को मुझसे उम्मीद हमेशा 18-19 की होती थी हर सब्जेक्ट में। तो 20 में से 12 आए थे, तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ की उंगलियों के निशान मेरे मुंह पे पड़ गए थे। तो वो, और जब हम रहते थे वहाँ पे सब लोगों ने मेरी मम्मी को बोला इंज नहीं करीदा, कुड़ी नु इंज नहीं मारीदा। तो बहुत मजा आता है वो सुन के अब, पर उस समय बहुत दर्द हुआ था। जी, आपने अभी पंजाबी शब्दों की जिड़ी उनको बरता, तो आपकी फैमिली में कुछ मेंबर पंजाब को बिलोंग करते थे? जी, मेरी मम्मा सरदारनी है, और मेरी पूरी मम्मा की साइड जितने मम्मा के मामा जी वगैरह मासी हैं वो सब सरदार हैं। मेरे पापा हिंदू हैं, जो हिंदू पंजाबी होते हैं, एंड उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। जी जी बिल्कुल। और अब आपको ऑस्ट्रेलिया लेके आए। ऑस्ट्रेलिया में जब आए शुरू में, कौन से सन में आप ऑस्ट्रेलिया आए? जी, मैं 2006 में यहाँ पे आई थी, अगस्त में। जी, 2006 के बाद जहाँ का जो लाइफ का अर्लियर पीरियड होता है जो सभी का, वो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, सभी बहुत चैलेंज होता है सभी को, उसको एक्सेप्ट करते भी हैं और उसको फेस भी करते हैं। आपने कौन कौन किस किस तरह के चैलेंजेस अपनी लाइफ में यहाँ आने के बाद देखे? काफी चैलेंजेस थे, हर किसी की लाइफ में बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। मैं जब 2006 में यहाँ आई थी तो मैं पढ़ने ही आई थी, बट अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए हर कोई यहाँ पे काम करता है, हर बच्चा, ये यहाँ का कल्चर है। तो मैं भी काम करना काफी अप्लाई किया जॉब वॉब। तो पहले 2 साल मुझे काम बहुत ना के बराबर मिला, जो मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत हार्ड रहा, क्योंकि मुझे काम मिला शायद हफ्ते में एक बारी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़ते थे, तो लाइफ बहुत हार्ड थी। उस चक्कर में मुझे लगा, मेरे डैड ने नया नया बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे लगा कि उनके लिए लाइफ काफी हार्ड हो गई उस वजह से। क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो मुझे तो घर में अपनी भी डिश धोने का मतलब अलाउड नहीं था, कि मैं अपने भी बर्तन नहीं धोती थी। हर चीज के लिए मेरे घर में नौकर होता है 24 घंटे, 2 नौकर भी थे एक टाइम पे। तो यहाँ आके एकदम से वो लाइफ देखना कि यहाँ पे आके खुद काम करना पड़ता है, फिर काम नहीं मिलना, तो हर जगह पे काम पूछना। तो पहले 2 साल तो बहुत हार्ड था। उसके बाद जब धीरे धीरे जॉब मिली तो लाइफ आगे चल के इतनी हार्ड हो गई, क्योंकि मेरे को हमेशा ये होता था कि मैं अपने पेरेंट्स को दुख नहीं दे सकती हूँ। कि अगर मेरे को लगा था मैं पढ़ने आई हूँ, उनमें इतने पैसे लग रहे हैं फीस में एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैंने एक टाइम पे मतलब 3 और 4 जॉब भी की है एक हफ्ते में। तो वो लाइफ काफी हार्ड रही है। जी बिल्कुल। और उन दिनों में आप सोचते होगे डेफिनेटली कि इंडिया में अच्छा है, इंडिया में नौकर रखे होते हैं हमने कि वो काम करते हैं, एक वो कल्चर अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे थे। ऐसा ही लगता था कुछ?
वेल उस टाइम पे ये लगता था कि ये पता था मुझे कि यहाँ पे आने के बाद हार्ड लाइफ होती है, बहुत काम करने पड़ते हैं, बट उस टाइम ये लगता था कि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करती थी। काम करने से कभी भी मैं हिचकिचाई नहीं कि मुझे काम करना पड़ रहा है या इतना काम करना पड़ रहा है। मैं शुरू से हार्ड वर्क किया था तो मुझे एक तरह से आदत भी हो गई थी कुछ टाइम बाद, बट शुरू से मुझे ये होता था कि मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गई, क्योंकि मेरे लिए उनके बिना रहना बहुत मुश्किल था। मेन होता था मुझे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन मुझे सामने दिखे, तो वो टाइम काफी हार्ड था। काम करना सा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, रास्ते के पूरे जो सफ़र होता है ज़िंदगी का, जब हम किसी एम की तरफ चलते हैं तो किसी ना किसी को हम सोचते हैं अपनी फैमिली में से, दोस्तों में से, या पूरे चुगिरदे से कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आइडियल पर्सन के तौर पे हम उसको बोल सकते हैं कि जिसको हम सोचते हैं तो मन ही मन में एक एनर्जी आ जाती है। कौन सा शख्स है आपकी लाइफ में? आई वुड से मेरी लाइफ में दो शख्स हैं ऐसे। एक मेरे फादर थे जिन्होंने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, और जिस लेवल से उठकर उन्होंने अपना घर बनाया और अपनी फैमिली संभाली और हमें हर जगह घुमाया। तो मेरे डैड थे एक शख्स जिनके लिए मैं आज भी कुछ भी कर सकती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हम लोगों के लिए। एंड दूसरे हैं मेरे पार्टनर जिनसे मेरी शादी हुई इस साल, आई एम टेलिंग ऑन रेडियो। तो उनसे, क्योंकि उन्होंने जब शुरू से यहाँ पे आए, उन्होंने शुरू से मेहनत की, तो उनको देख के काफी होता था कि नहीं, जब ये मेहनत करके अपना कंट्रीब्यूशन फैमिली को दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो मैं इतना काम नहीं कर सकती। मैंने कभी भी अपने आप को कम नहीं समझा, तो मैंने भी उतनी मेहनत करी, उनको देख देख के और पैसे कमाए, जोड़ना सीखा, जो इंडिया में रह के शायद मैं नहीं सीख पाती, क्योंकि मैं काफी घर में रहने वाली घरेलू लड़की थी जी। तो यहाँ पे आके वो सब किया, तो उन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, आपने पहले बातों बातों में ये बताया कि आपके पेरेंट्स की लव मैरिज थी। आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है? जी। और ये जो फैमिली का रहने सहने का स्टाइल है और इंडिया का अपने पेरेंट्स का देखा, और यहाँ आप अपनी भी फैमिली लाइफ गुजार रहे हो, कौन सी लाइफ अच्छी लगती है और कैसे इसको अलग करके देखते हो आप? वेल अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो अभी भी मैं अलग रहती हूँ। काफी मुश्किल होता है अभी भी अलग रहना, पर काफी टाइम हो गया, आदत हो गई है। इससे पहले बहुत मुश्किल था मिलने रहना, तो मैं आज भी अपने पेरेंट्स को रोज फोन करना या बात करना करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उनसे बात नहीं किया तो मतलब ऐसा लगता है दिन नहीं बीता है, टाइम नहीं गुजर रहा है। तो उनकी तो याद मुझे हमेशा रहती है, क्योंकि मैं हमेशा घर में रही हूँ तो उनको देखती रहती थी कौन क्या कर रहा है, कभी इसकी हेल्प करा दो, कभी उसकी। अभी घर में अकेली होती हूँ तो कुछ होता नहीं है करने को, तो वो ऑब्वियसली इंडिया वाली लाइफ ज्यादा बेटर लगती है मुझे। जी। अच्छा, सुंदरता की बात आ गई है, और MIQ 2014 में आप ने जो अपना मिस इंडिया ग्लोबल यूनाइटेड जो खिताब आपने जीता, उसके लिए सबको पूरे ऑडियंस की तरफ से सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं हम। दूसरा, इस पूरे सफ़र में कब ये आइडिया आपको कब आया, और इसके लिए क्या क्या आपने जो स्टेप्स थे, जो हार्ड वर्क था, कैसा कैसा हार्ड वर्क था जिसके थ्रू आप हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जीती थी तो बहुत खुशी हुई थी, बट इसकी प्रोसेस मैंने पिछले साल ही स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने एक बार एक फेसबुक अकाउंट पे अपने फ्रेंड के देखा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो तब मेरे मन में आया मैं करूं नहीं करूं, बिकॉज इसके अंदर टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। मैं अभी भी 2 जॉब्स करती हूँ, तो मेरे लिए हर एक चीज मैनेज करना बहुत पहले से सोचना पड़ता है, बहुत प्लानिंग से चलना पड़ता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि मैं करूं या नहीं करूं। तो मैंने अपने भाई से और अपने पार्टनर से पूछा कि मुझे करना चाहिए, तो उन दोनों ने बोला कि तुम्हारा मन है तो कर लो। क्योंकि तब मुझे भी लगा कि अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, कभी मौका भी नहीं मिलेगा लाइफ में। तो मैंने सोचा नहीं अभी करना चाहिए, तो मैंने किया। फिर उसके बाद हर हफ्ते जैसे जैसे सेशंस आते गए, टास्क आता गया, तो हर हफ्ते उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। और उसको करने से पहले ही जब हमें वो शेड्यूल मिल गया था कि ये होने वाला है, मैं उनके बारे में पहले से ही रिसर्च करना शुरू कर दिया था इंटरनेट पे, थोड़ा बहुत अपना सोच के। और मैंने अपने पेरेंट्स को ये सब नहीं बताया था, सिर्फ मेरे ये पार्टनर और मेरे भाई को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन सबके लिए सरप्राइज था, तो मुझे सरप्राइज रह के सारा रिसर्च करना था। तो मुझे सब लोग बोलते थे तुम पतली हो गई हो, तुम्हारे में फर्क आ गया है। तो मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ जी।
तो ऐसे था, बट मैंने हफ्ते दर हफ्ते जैसे जैसे सेशंस आए वैसे वैसे प्रिपेयर किया, बट पहले से ही मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन बॉडी के लिए हर चीज के लिए शुरू कर दी थी। अच्छा, कैसे स्वभाव के मालिक हो आप? जिद्दी टाइप हो और इजी गोइंग हो? कैसे, कैसी नेचर कैसी है आपकी? नहीं, इजी गोइंग हूँ। तभी शायद मुझे मिस कंजीनियलिटी अवार्ड भी मिला था साथ में। हर किसी को कुछ ना कुछ उसके पर्सनालिटी के हिसाब से भी दिया गया था, तो मुझे मिस कंजीनियलिटी भी दिया गया था, क्योंकि मैं लोगों के साथ काफी जल्दी घुल मिल जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं लगता है। जैसे कई लोग रिजर्व होते हैं या जिद्दी होते हैं या उनका एटीट्यूड होता है, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत जल्दी गेट अलॉन्ग कर जाती हूँ लोगों के साथ, तो मुझे कभी वो प्रॉब्लम आती नहीं है। मतलब कोई नया मिलेगा तो बस एक दो बारी हेलो हाई करिए, धीरे धीरे बात में करना शुरू कर देती हूँ। तो मतलब में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे एटीट्यूड है तो मैं बात नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, अच्छा, एक जाना जाता है, जैसे जो एटीट्यूड की बात की, कि लड़कियों में थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, ये माना जाता है। आप इसके उल्ट थोड़ा बिहेव करते हो, जैसे आपने बताया। आपको क्या क्या लगता है, जो एटीट्यूड वाली या लड़कियां होती हैं, जो उस हिसाब से उनका रहने का स्टाइल होता है, उसको आपको वो स्टाइल भी अच्छा लगता है, या उसको आप अपोज करते हो? मैं अपोज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। मतलब बिल्कुल हर किसी से खुश होके घुलने मिलने वाले लोग होना चाहिए। बिकॉज जितना एटीट्यूड होता है, तुम लाइफ में उतने ही कम लोगों से बात करते हो, कम सोशल रहते हो। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल या फैमिली में हर एक चीज तुम्हारे अंदर अंदर रह जाती है, बिकॉज तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं, इजी गोइंग होना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज एटीट्यूड रख के किसी को कुछ खास मिलता तो है नहीं, ना दोस्त ना अप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं इसीलिए इजी गोइंग रहती हूँ। आई ट्राई एंड स्माइल। मुझे लगता है कि नहीं, लोगों से बात करी जाए और कोई हार्म नहीं है बात करने में। एंड जहाँ तक ये सवाल है कि हाँ भाई लड़कों से कम बात करनी चाहिए, तो हाँ, अपने दायरे में रहकर हर किसी को करनी चाहिए, वो तो हर लड़की को पता होता है। जी, शगुन जी, एक आप औरत हो, लड़की हो, और माम भी बनोगे, और मॉम का जो रिलेशनशिप है अपनी माँ के साथ आपने देखा है। एक औरत के जो तीनों रूप होते हैं, जो एक बच्ची का होता है, उसके बाद एक पत्नी का होता है, फिर एक माँ का होता है, इसको आप कैसे डिफाइन करती हो? कैसे कैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कैसे इसको निभाना चाहिए? एक बेस्ट मॉम कैसे बना जा सकता है, कि बेस्ट वाइफ कैसे बना जा सकता है, कि बेस्ट डॉटर कैसे बना जा सकता है? आई थिंक हर चीज को लाइफ में ऐसे ही लेना चाहिए जैसे वो आए। जैसे हम जब बचपन से शुरू होते हैं, हम लड़की होते हैं तो हम अपना बचपना जीते हैं। उसके बाद हम बड़े होते हैं तो हम अपनी मम्मा से सीखते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हमें खुद कुछ नहीं पता होता है। उसके बाद हमारी शादी होती है, हम एक वाइफ बनते हैं। तो आई थिंक हर ड्यूटी को उस हिसाब से निभाना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से। एंड माँ बनने का एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत डिफरेंट है। अभी तक मुझे वो नहीं हुआ है, बट अपनी मम्मा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत क्लोज है। जब मैं पेजेंट जीती भी थी तो मेरी मम्मा ने मुझे पहली लाइन ये बोली थी कि तूने मेरा सपना पूरा किया है, क्योंकि मेरी मम्मा का भी ऐसा कुछ शौक था, तो शायद वो मेरे अंदर आया कहीं ना कहीं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, हर औरत के अंदर, एक वुमन के अंदर, जब भी वो माँ होती है या वाइफ होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लड़की भी होती है जो हर किसी से प्यार चाहती है। और वो प्यार तभी मिलता है जब तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दो। जहाँ तक तुम्हारे बच्चों का सवाल हो, या तुम्हारे पेरेंट्स का हो, तुम्हारे हस्बैंड का हो, भाई का हो, तो तुम रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। इस मोटिव के साथ में चलती हूँ। तो आई थिंक हर सिनेरियो में जैसे जैसे आपके रोल बदलते हैं, आप इस सिनेरियो को अगर अपने पास रखें कि आप रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आप हर रिलेशनशिप में खड़े उतरेंगे। जी, अच्छा, एक हमारे समाज में स्पेशली जब हम अपनी बैकग्राउंड इंडिया की है, और चाहे आज ऑस्ट्रेलिया में हम बैठे हैं, मगर फिर भी औरत को हम जब बोलते हैं, लड़कियों को कहीं ना कहीं उनको सेक्रीफाई करना पड़ता है, या उनको कहीं ना कहीं कुछ वैसा भी करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते, या कुछ वो डिसीजन लेने पे पढ़ते हैं जो वो कुछ करना चाहते हैं मगर वो कर नहीं पाते, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है। आप पे किसी भी स्टेप पे, आपका बचपन से आज तक किसी भी चीज़ को करने के लिए कहीं आपको कहीं से विरोध जो फेस करना पड़ा पेरेंट्स की साइड से, और जो फ्रेंड सर्कल है उनकी साइड से? आई थिंक इस मामले में मैं काफी लकी रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे कभी कुछ करना था, जैसे इस पैशन का एग्जांपल ही ले लीजिए, जब पैशन में पार्ट लेना था तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने अपने पार्टनर से पूछा, तो उन दोनों ने भी सपोर्ट मुझे किया।
जब मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। तो ऐसा कभी मेरी लाइफ में रहा नहीं है कि मेरे को किसी के अगेंस्ट जाके कुछ काम करना पड़ा है या मुझे कभी फ्रेंड्स ने प्रेशराइज किया। मैं शुरू से इजी गोइंग थी, तो मेरे फ्रेंड्स भी कैजुअल ही रहते थे, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ऐसा ना कभी मुझे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आया, ना मुझे कभी अपने भाई की तरफ से। तो ये लाइफ में सिनेरियो मेरी लाइफ में कभी आया नहीं है, बट आई थिंक जिसकी लाइफ में आता होगा इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि तुम्हें बहुत लोगों के अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ता है। बट मेरी लाइफ में आई बीन प्रीटी लकी कि हाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है जो मुझे सपोर्ट करता है। तो आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव रखता है, ऑप्टिमिस्टिक रखता है कि नहीं ये चीज हो सकती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए, शुरू के दिनों में आपने काफ़ी हार्ड टाइम देखा, जैसे आपने बताया, सभी देखते हैं। उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आया हो, कुछ ऐसा समय आया हो जब आपको लगा हो कि हाँ इट्स रियली हार्ड, आई शुड गिव अप? कोई ऐसा समय जिसको याद करके आपकी रूह भी काम जाती हो, लगता हो कि हाँ यार दैट वाज वेरी बैड टाइम? आई थिंक जब पहले 2 साल ही थे जब मैं यहाँ पे आई थी और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी एंड बहुत हार्ड हो गया था रहना। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ मूव करी थी। पहले मैं अकेली रहती थी, फिर मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मूव करी थी एंड तब बहुत मुश्किल था रहना, बिकॉज तुम किसी के साथ रह रहे हो तो तुम हर चीज पे मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें खाने में भी कंट्रीब्यूट करना है, घर में भी कंट्रीब्यूट करना है, हर चीज पे करना है। तब मुझे लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर इनडायरेक्टली डाल रही हूँ कि उन्हें मुझे इतने पैसे भेजे पड़ते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर पा रही। तो तब मुझे लगता था कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए। तो वो एक हार्ड टाइम से जब मैं रोती भी थी कि मैं क्यों आ गई, मैं क्यों फंस गई, अब मैं वापस भी नहीं जा सकती क्यों, मैं 2 साल पढ़ चुकी थी और 2 साल की फीस देना था एंड मुझे लगता था पैसे भी और वेस्ट होंगे, मैं वापस जाऊंगी। तो वो बहुत हार्ड टाइम था लाइफ में जब डिसाइड करना था कि यही रहना है और मेहनत करना है जी। तो बट स्टिल उसके भी थ्रू मैं आ गई, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। अपने पेरेंट्स का जो हमारे साथ होता है तब हम दुनिया का जो असली चेहरा है उसको नहीं जान पाते। कहीं ना कहीं जब हम अपने आप पे कहीं पे जाके रहते हैं, वो लाइफ में किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है आप पे टाइम। वो आप ऑस्ट्रेलिया में आए, आपको खुद रहना पड़ा। समाज का, सोसाइटी का कौन सा फेस आपको सरप्राइज कर गया जो आपको लगता नहीं था कि ये ऐसा होगा, मगर आपने जब प्रैक्टिकल किया उस लाइफ को तो आपको लगा, आप काफ़ी सरप्राइज हुए कि ये ऐसे भी होता है, लोग ऐसे भी बिहेव करते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में हो? मेरे लाइफ में आई वुड से यहाँ पे आके काम करना ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो मेरे को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। शहजादी की तरह मैंने जिंदगी बिताई है, ड्राइवर होता था, घर में नौकर थे, तो बहुत आसान लाइफ थी। तो जब मैंने अपने डैड से मैं यहाँ पे जब 2-3 साल जब काम करके गई थी और मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे थे तीसरे साल में, तो जब मैं गई थी तो मैंने अपने फादर से पूछा कि पापा मैंने आपसे एक बार ही पूछा कि मैं बाहर जाऊं और आपने एकदम से हाँ बोल दिया था। आपने कभी नहीं सोचा कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, मैं आगे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, 4 साल का कोर्स है, बहुत मुश्किल है, अकेली रहेगी। मैंने कहा आपने कुछ नहीं सोचा, आपने मुझे ऐसे ही भेज दिया। तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, वो मुझे बोले कि आज जो तू ये सवाल पूछ रही है ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस के लिए मैंने तुझे वहां भेजा था। क्योंकि अगर मैं इंडिया में रह जाती तो शायद मैं घरेलू लड़की, शायद एक हाउसवाइफ बन के रह जाती। मैं बाहर आई तो मैंने सीखा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मेहनत कैसे करी जाती है, और ये पता कैसे चलता है कि तुम अगर लड़की भी हो तो तुम खुद कैसे स्टैंड ले सकते हो, अपने ड्रीम्स खुद कैसे पूरे कर सकते हो। तो वो मैंने खुद देखा एंड फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा ये समझ में आया कि इंडिया में भी या यहाँ पे भी अगर कोई एक इंसान घर चलाता है तो घर चलाना कितना मुश्किल है, क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है और कितनी मेहनत इस चीज में लगती है, प्लानिंग और अपना काम करने में और टाइम देने में हर चीज को। वो बहुत मुश्किल था, तो वो मैंने सीखा यहाँ पे जी। पर उसके अलावा मुझे यही लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, एक अंदर से डिटर्मिनेशन चाहिए और ये कभी भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं लड़का हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। आई थिंक हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, दिल्ली को आप बिलोंग करती हो और वो सोसाइटी से आई हो जहाँ पे लोग इंडिया के दूसरे हिस्सों से, जब गांव के हिस्सों से, जब छोटे शहरों के हिस्सों से थोड़ा आगे की सोचते हैं, थोड़ा डेवलप्ड हैं, उनका ब्रेन उस हिसाब से चलता है। पीछे
कितने ऐसे हादसे हुए जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत रेप हुए, दिल्ली में काफ़ी ऐसा जड़ा दौर चलता रहा। इंडिया में जो हमारी कंट्री है वहाँ पे ऐसा काफ़ी कुछ होता रहता है। किसको जिम्मेवार मानते हो, लड़कों को, लड़कियों को, हमारे कल्चर को, कहाँ पे कमी है? मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं लड़कों या लड़कियों किसी को जिम्मेदार मानती हूँ। मैं ये जरूर कहूंगी कि जिनके साथ होता है वो बहुत बुरी बात है। लड़कों को और एजुकेशन, आई थिंक लोगों को पढ़ा लिखा होने की बहुत जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है लोग पढ़े लिखे हो, माँ बाप अगर बच्चों को समझा सके कि ये चीज किसी का करना जिंदगी बर्बाद करना है, तो वो लोगों को समझ आना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग जब ऐसे सीन्स होते हैं तो लोग समझते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो लोगों की, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है इस सीन में। और उसके अलावा माँ बाप, भाई बहन, जो भी उनकी फैमिली में होता है, हर किसी की जिंदगी खराब होती है। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। हर किसी को एजुकेट करना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये माँ बाप को बहुत जरूरी है, चाहे वो गाँव से हो चाहे वो शहर से हो, कि बच्चों को समझाएं, लड़कों को लड़कियों को भी, सही क्या है गलत क्या। जब तक सब लोग ये समझेंगे, आई थिंक तब तक इट वुड बी अ बेटर प्लेस। हम इंडिया में अब रहने, आज की डेट में हम इंडिया में रहने में डर लगता है, क्योंकि बाहर जाने में डर लगता है, दिल्ली जैसे शहर में डर लगता है। बट ये डर शायद नहीं होता अगर माँ बाप बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें, समझाएं क्या सही है क्या गलत है, दूसरों का रिस्पेक्ट करना सिखाएं, तो आई थिंक ये चीजें नहीं होंगी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लूप होल है जी। इंडिया अपने भारत के पूरे सिस्टम को, हर चीज़ को देख के और दूसरा यहाँ का एक्सपीरियंस लेके उसको जब आप कभी कंपेयर करते हो, जब कभी इंडिया के बारे में सोचते हो, कौन सी चीज़ आपको लगती है कि जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर वो वहाँ पे होनी चाहिए? किस चीज़ को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि हाँ अगर ये इंडिया में हो तो वाकई बहुत अच्छा हो सकता है वो? आई थिंक मेरे को यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। जैसे इंडिया में लोग थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, जैसे कूड़ा ही रोड पे फेंकना। तो मैं इंडिया भी जाती हूँ, मैं कूड़ा रोड पे नहीं फेंकती। तो लोग आई थिंक इंडिया में थोड़े से लेजी हो जाते हैं, थोड़ा सा सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़ा सा सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो आई थिंक इंडिया जैसी रहने वाली जगह कोई और नहीं होगी। यहाँ पे मुझे सिर्फ यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ का सिस्टम, रूल हर एक चीज में स्ट्रॉन्ग है। जैसे कूड़ा नहीं डालना, गाड़ी तेज नहीं चलाना या ड्रिंक करके नहीं चलाना, तो ये रूल काफी अच्छे हैं, जो आई थिंक इंडिया में भी अगर हो तो इंडिया बहुत बड़ा नेशन हो, रहने के लिए बहुत अच्छा नेशन हो। ऑस्ट्रेलिया की बुरी बात आपको क्या लगती है, जहाँ की सोसाइटी की, सिस्टम की, जो लगता है कि अगर ये ना होती यहाँ पे तो हम जैसे लोगों के लिए, जो हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर दबा पड़ा है, तो हो सकता है और भी अच्छा लगता रहना? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बुरा लगता है। हर चीज अपने देश के हिसाब से होती है। जो लोग यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं वो इसी माहौल में पले बड़े हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं वो उसी माहौल में पले बड़े हैं। कमी यहाँ पे सिर्फ मुझे लगती है कि जो रिश्तों में जो कमी है, जो प्यार इंडिया में होता है वो प्यार यहाँ नहीं है। माँ बाप भी बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं, अलग रहने के लिए भेज देते हैं एक उम्र में। हमारे इंडिया में जब तक बच्चों की शादी नहीं होती, बच्चे खुद अलग नहीं रहते, खुद घर नहीं लेते, बच्चे नहीं रहते, तो वो माँ बाप से अटैच रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्यार की कमी है ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडिया में ही शायद मिलती है और शायद बाकी देशों में भी बहुत कम मिलती है। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का जो आज अवसर मिला हमें। वाकई वो 30 मिनट्स पता ही नहीं चला कब गुजर के। काफ़ी अच्छी बातें हुई। और जो नए लड़के या लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और उनको आप अपने अब तक के दौर के हिसाब से उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए क्या स्नेहा, आपका एक्सपीरियंस से क्या निकल के क्या शब्द हैं आपके पास कि उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी शुक्रिया। मैं एज अ स्टूडेंट ही आई थी यहाँ पे, तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं मैं उनको सिर्फ यही बोलूंगी कि पढ़ो, काम भी करो, बिकॉज काम करके हम सीखते हैं कि आगे चल के कैसी लाइफ होने वाली है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम पढ़ने के साथ काम कर सकते हैं, तो हमें पता है आगे चल के जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे काम करना है। भाग दौड़ अभी से शुरू हो जाती है। पढ़ो, काम करो, बट अपने ड्रीम्स भी पूरे करो। जैसे मैंने पैजेंट में पार्ट लिया था, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं पार्ट लूं। एंड अपने ड्रीम्स के लिए कभी डरना नहीं चाहिए कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा। सिर्फ ये होना चाहिए कि एक बार ही करते हैं, शायद कुछ अच्छा निकले। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि सब कुछ हो सकता है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, दूसरों को रिस्पेक्ट करो, एंड
everything will be good. जी शगुन जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में ज़िंदगी जिंदाबाद में। और आपकी ज़िंदगी की जिंदाबाद की हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात होगी तो आप और आगे वाले जो स्टेप पे गए होंगे और ऐसे ही हंसते खेलते जो अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ करते ऐसे ही प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे और हमें भी खुशी होगी आपको होस्ट करने में। बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू। Thank you जी, thank you जी। शगुन जी।